हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुकाल क्लास में। मैं विपिन सिंह, आपका भौतिक विज्ञान टीचर। आज हम वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं सेकंड चैप्टर का। आपकी जो 12वीं की भौतिकी है, भौतिक विज्ञान है, उसका सेकंड चैप्टर जो कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता है, इस चैप्टर का हम वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। ये वीडियो पिछली वाली वीडियो की तरह ही है। इसमें भी हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, इसमें हम थ्योरी पार्ट और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं या इंपॉर्टेंट जो गुणधर्म हैं उनको हम सीखने वाले हैं या उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वन शॉट रिवीजन है, उसी प्रकार से रहेगा। इस पीपीटी को या इस नोट्स को मैं भेज दूंगा आपको टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, इसको अपने पास रखना है, और इसमें जो भी चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर सारी की सारी मैं लिख के दिखा दिया हूँ यहाँ पर। मतलब पूरा का पूरा अपने आप ये नोट्स का काम करेगी पीपीटी जो आपको मिलने वाली है इसकी। ठीक है, इस पूरे चैप्टर का नोट्स आपको मिल जाएगा अगर आप इसको देखते हैं तो। क्लियर है, बेसिक सी चीज़ है, इसमें कोई परेशानी वाली बात है नहीं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं ये हम देख लेते हैं। तो आप देखते हैं, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें देखने को मिलता है वो है वैद्युत विभव तथा विभवांतर। इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, इसके बाद समविभव पृष्ठ, फिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र पढ़ते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र जहां पर धारिता को हम समझते हैं। इसके बाद वान डी ग्राफ जनित्र, लास्ट में एक टॉपिक आता है। अच्छा, ये लास्ट में जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूं, बोर्ड में बार बार क्या पूछा जाता रहा है, तो जो छोटे नंबर में पूछा जाता रहा है बार बार, वो है समविभव पृष्ठ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बार बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, हर एक बोर्ड में पूछा जाता है। इसके साथ साथ इसके अंदर आता है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र बच्चे, ये आपको पढ़ना है। ये आपको इसका डेरिवेशन जो आपको पूछा जाता है, सी बराबर आप पढ़ते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी, जहां पर के की वैल्यू हमने 1 रखी है। तो ये धारिता हम निकालते हैं इसके लिए। ये प्रूफ इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम प्रूफ जब करेंगे वो हम करेंगे लाइव क्लास में। लाइव क्लास में एक पूरा इस चैप्टर का जितना भी डेरिवेशन है वो हम सब करने वाले हैं, जैसा कि आपको बता रखा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो ये हो गए। इसके कारण, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकालना अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस तरह। और 1D ग्राफ जनित्र एक, अगर मैं बात करूं तो एक डिवाइस है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सारे बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। तो हम इसको ध्यान में रखेंगे, इन टॉपिक को ज्यादा अच्छे तरीके से हमें ध्यान देकर पढ़ना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है वैद्युत विभव तथा विभवांतर। जैसा कि चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, तो सबसे पहले विभव के बारे में हम जानते हैं। कक्षा 11वीं में भी विभव शब्द से आप परिचित हुए हैं। कक्षा 11वीं में भी आपको पढ़ाया जाता है गुरुत्वाकर्षण का विभव, है ना, गुरुत्वाकर्षण विभव। यहाँ पर वैद्युत का विभव है, वहां पर द्रव्यमान की वजह से विभव हम निकालते थे, यहाँ पर आवेश के वजह से हम विभव निकाला करते हैं किसी पॉइंट पर। तो विभव की जो परिभाषा है उसके अनुसार अगर मैं बात करूं तो अगर कोई आवेश है, मान लेता हूं मैं कि कोई आवेश, बड़ा आवेश अगर मैं कहूं कैपिटल क्यू है, अब इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है। हमने कहा कि इसका विद्युत क्षेत्र 0 कहां पर होता है, इसका विद्युत क्षेत्र हुआ करता है 0 बेटा अनंत पर। तो हम अनंत पे चले जाते हैं। हम मान लेते हैं कि यहां अनंत है, ये अनंत को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इनफाइनाइट का चिन्ह है, ये अनंत बताता है। यहां पर अनंत पर कोई एक आवेश रखा है जो कि परीक्षण आवेश है Q0। इसको हम लेके आएंगे और इस क्षेत्र के अंदर कहीं भी रखेंगे। जैसे मुझे पता करना है कि आवेश के चारों तरफ बहुत सारे बिंदु हैं, किसी भी बिंदु पर पता करना है कि विभव क्या है। तो मान लीजिए कि मुझे इस पॉइंट पर पता करना है, मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं ये P पॉइंट है। इस P पॉइंट पर मुझे चेक करना है कि इस आवेश Q के कारण विभव कितना है। तो विभव क्या होगा बच्चे, हम विभव चेक करने के लिए एक आवेश Q0 को, जो कि परीक्षण आवेश है, एकांक आवेश है, इसको लेके आएंगे। किसी भी रास्ते से ले आइए, रास्ते पर फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये संरक्षी बल होता है, संरक्षित क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र है। संरक्षित क्षेत्र में जो किया गया काम है वो रास्ते पर निर्भर नहीं करता, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। तो किसी भी रास्ते से ले आइए, मान लीजिए कि मैं इस रास्ते से ले आके यहां पर इसको ले आके रखा, किसको, Q0 को। जब Q0 को ले आके रखा यहां पर, तो हमें यहां पर ले आने में, इसको यहां से अनंत से ले आके यहां तक रखने में कुछ काम करना पड़ा। हम मान लेते हैं काम करना पड़ा W। तो विभव जो होगा इस पॉइंट पर P पर, इस पॉइंट P पर अगर मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट P पर जो विभव है यहां पर, वो अगर कैपिटल V हम कहें, विभव को हम कैपिटल V से दर्शाते हैं बच्चे, विभव को हम कैपिटल V से, वोल्ट होता है इसका मात्रक, है ना, अभी बताता हूं मैं। तो जो विभव है, विभव को इस तरह से परिभाषित किया जाता है। बिंदु P पर अगर मुझे विभव लिखना है, तो बिंदु P पर Q के कारण वैद्युत विभव जो आएगा, ठीक है, वैद्युत
विभव V बराबर होगा बेटा W बाई क्यू नॉट के। ये परिभाषा के अनुसार है। परिभाषा यह कहती है कि अनंत से एक परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक ले आकर रखने में जितना काम करना पड़ता है उसके बराबर होता है। किस आवेश को? एकांक आवेश या परीक्षण आवेश को। क्योंकि एकांक आवेश या परीक्षण आवेश का मान जो होता है 1 इकाई होता है, तो इसको आप देखेंगे तो हो जाएगा W डिवाइड बाई 1। तो यहां से आ जाएगा W में 1 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा W। तो आप देखिए मात्रक तो ऊपर क्या है W है, तो मात्रक क्या होगा जूल, नीचे क्या है कूलाम, तो जूल पर कूलाम। लेकिन क्योंकि कूलाम का मान यहां पर 1 हो गया तो 1 हो गया, तो इसलिए क्यों नहीं दिख रहा है। लेकिन मात्रक आप देखेंगे जूल प्रति कूलाम ही लिखेंगे, याद रखिएगा। और यहां से विभव की परिभाषा बनाई जाती है कि V बराबर W हो गया, मतलब जितना किया गया कार्य है उस आवेश को ले आके इस पॉइंट पर रखने में यही कार्य इस बिंदु पर विभव के बराबर होगा। तो यही कार्य इस बिंदु पर विभव के बराबर है। किस बिंदु पर? P बिंदु पर। मात्रक क्या लिखेंगे बेटा? मात्रक की अगर मैं बात करूं तो मात्रक इसका आप देख सकते हैं, मात्रक क्या है? ऊपर कार्य है, नीचे कुल जो है आवेश है। तो हम लिखेंगे जूल प्रति कूलाम, या इसको हिंदी में लिख लीजिए जूल, ठीक है, प्रति कूलाम या जूल बटे कूलाम, ठीक है। इस प्रकार से जूल प्रति कूलाम को आप ऐसा भी लिख सकते हैं जूल पर कूलाम, ठीक है। तो ये इसका मात्रक हो जाता है। अब इसका विमेय सूत्र वगैरह निकालना, विभवांतर वगैरह हम देखेंगे क्या होता है। तो अब लिखा है, इसकी परिभाषा में दिखा देता हूं एग्जाम में कैसे लिखना है। तो परिभाषा आप देख सकते हैं क्या लिखा बच्चा? अनंत से इकाई धन आवेश को, जिसको हम परीक्षण आवेश बोल रहे हैं, अर्थात क्यू नॉट की बात कर रहा है, को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, हमने कोई बिंदु क्या माना था P तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का, किसे? उस कार्य को, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु पर जो विभव होगा वो हम कहेंगे कि वो कार्य के बराबर ही होगा, ठीक है। कब? जब इकाई धन आवेश को ले आ रहे हैं। अगर कोई और आवेश ले आएंगे, मान लीजिए क्यू नॉट को नहीं ले आ रहे हैं, कोई और आवेश ले आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे फिर V बराबर सिंपल सा W बटा जो भी आवेश होगा Q, ठीक है। तो वहां पर क्यू नॉट का मान था तो 1 हो गया था, यहां पर Q है तो 1 नहीं होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अनंत पर विद्युत विभव शून्य माना जाता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी 0 है और विद्युत विभव भी हम शून्य मानते हैं। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है और इसे V से व्यक्त करते हैं। तो V बराबर क्या हो जाता है बेटा? W बटा क्यू नॉट। और ये आपको अभी जस्ट मैंने दिखाया और बताया, क्लियर है। मात्रक की बात करें तो ये होता है इसका मात्रक वोल्ट। जूल प्रति कूलाम को ही हम वोल्ट बोला करते हैं। तो जो विभव का मात्रक है वो वोल्ट है और वोल्ट को भी हम V से ही दर्शाते हैं, क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा वैद्युत विभव के प्रकार की बात करेंगे। तो आवेश की प्रकृति के अनुसार या आवेश की प्रकृति के आधार पर विभव 2 प्रकार के होंगे। या तो धनात्मक विभव होगा, किसके वजह से? धन आवेश के कारण। ऋणात्मक विभव होगा, ऋण आवेश के कारण। जैसे मैं कहूं कि मान लीजिए कि ऋण आवेश यहां है, तो इसके कारण इस पॉइंट पर अगर मुझे निकालना, मान लीजिए A पॉइंट पर विभव निकालना है, तो यहां पर जो विभव आएगा वो ऋणात्मक आएगा, है ना, ऋणात्मक आएगा। और अगर प्लस आवेश है तो प्लस आवेश के कारण मान लीजिए इस B पॉइंट पर अगर मैं विभव देखूं तो यहां पर धनात्मक आएगा, यहां पर क्या होगा? -V आएगा और यहां पर क्या आएगा? +V आएगा। जो भी विभव होगा उसका मान, ठीक है, ऋणात्मक में होगा और एक धनात्मक में होगा। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, बिंदु आवेशों के कारण विद्युत विभव। एक बिंदु आवेश के कारण मुझे विभव निकालना है कुछ दूरी पर, तो कैसे निकाल सकते हैं? जैसे मैं पीछे वाले में चल रहा हूं, पीछे जाके थोड़ा सा दिखाता हूं। ये आपको चित्र मैंने दिखाया था कि प्लस आवेश यहां रखा है, इससे कुछ दूरी पर हमने कहा था कि P पॉइंट है, यहां पर हमें विभव निकालना है। मान लीजिए कि R दूरी पर था। अब R दूरी पर इस पॉइंट पर जो विभव है, इसको अगर मैं R के साथ अगर रिलेशन में निकालूंगा तो ये आता है बच्चा K, और किस आवेश के कारण? Q के कारण, और डिवाइड बाई R, जो भी दूरी होगी, जिसको आप लिख सकते हैं K का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और गुणे में आ जाता है आवेश डिवाइड बाई जितनी दूरी है, ठीक है। मात्रक क्या लिखेंगे? फिर से देख सकते हैं, मात्रक क्या होगा? वोल्ट, ठीक है। जूल पर कूलाम को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? वोल्ट बोलते हैं। और वोल्ट को भी हम क्या लिखते हैं? V लिखा करते हैं, अभी बताया था आपको, है ना। तो दूरी के साथ कैसा रिलेशन है आप देख सकते हैं, R के साथ V का रिलेशन, ठीक है। तो ये देख लीजिए। अब बहुत सारे अगर बिंदु आवेश हैं, बहुत सारे आवेश है, जैसे Q1 Q2 Q3 Q4, प्लस भी हो सकते हैं आवेश, माइनस भी हो सकते हैं, कितने भी आवेश हो। मान लीजिए कि ये आवेश जो है Qn है, n आवेश है, बहुत सारे, 1 to n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, लाख हो सकता है, करोड़ हो सकता है, कितने भी आवेश। तो 1 से लेके कुछ भी है। सबसे दूरी भी हमें पता है कि 1 से दूरी इसकी, इस पॉइंट पर हमें विभव निकालना है। मान लीजिए यहां पर हमें निकालना है कि इन सभी आवेशों के कारण V का नेट वैल्यू कितना होगा, नेट वैल्यू कितनी होगी, ठीक है।
टोटल जो पोटेंशियल आएगा वो कितना होगा, टोटल विभव कितना होगा। तो सबकी वजह से विभव निकाल के जोड़ लेंगे। क्यों जोड़ेंगे बच्चे, क्योंकि विभव अदिश राशि है और अदिश राशियां सिर्फ और सिर्फ गिनतियों की तरह जोड़ी जाती है, ठीक है। अदिश राशियां क्या होती है, बीजी योग से हम जोड़ सकते हैं, सदिश है नहीं तो सिंपल सा जोड़ लेंगे। जो प्लस है वो प्लस की तरह, माइनस आवेश माइनस क्यू था तो माइनस क्यू के साथ माइनस चिन्ह लेंगे, यहां पर ले लिया। और सामान्य रूप में अगर आप गणित पढ़े हैं कक्षा 10वीं तक की तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, I बराबर 1 से x, मैंने n माना है तो इसको मैं n लिख देता हूं 1 से n तक, ठीक है। अब i की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 और q i की वैल्यू चाहे हो चाहे r i की वैल्यू है लिखते जाएंगे और हम विभव का पूरा मान जोड़ लेंगे। ये समेशन का चिन्ह होता है, सिग्मा मतलब समेशन। यहाँ पर i बराबर 1 से n तक की संख्याओं को जोड़ना है, n आवेशों को हम जोड़ देंगे दूरियों के साथ, ठीक है। इस प्रकार से टोटल विभव हमें मिल जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पर विभव निकालना है तो आप फटाफट से निकाल सकते हैं। विभवांतर की बात करते हैं। विभवांतर क्या होता है, जैसे शब्द से ही पता चल रहा है, विभवांतर का मतलब है विभव में अंतर। अब अंतर निकालने के लिए किसी भी दो चीजों में अंतर आप निकाल सकते हैं। एक ही चीज होगी, एक ही बिंदु होगा तो अंतर नहीं निकलेगा। तो विभव में अंतर का मतलब है कि अगर मान लेता हूं कि मैं एक q आवेश यहां रखा है, इसके कारण दो पॉइंट है, मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट A है, ठीक है, और यहां पर कोई पॉइंट है, इसको मैं मान लेता हूं B है। एक लाइन में भी हो सकते हैं, कहीं भी कोई पॉइंट हो सकता है। अब इस पॉइंट पर जो विभव है, इसको मैं बोलूं कि इस पॉइंट पर जो विभव है A पॉइंट पर, ये मान लेता हूं VA है, और जो यहां पर विभव है ये VB है। तो इनके दोनों के विभव में अंतर कितना है, यहां और यहां विभव में जो अंतर आ रहा है, इन दोनों विभवों के बीच में अंतर, मतलब विभवांतर को हम डेल्टा V लिखेंगे। डेल्टा V का मतलब अब A के सापेक्ष B को निकाल रहे हैं या B के सापेक्ष निकाल रहे हैं, आप देख सकते हैं ये आ जाएगा अपना VA माइनस VB या VB माइनस VA, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। तो विभवांतर इस तरह से निकल जाएगा और विभवांतर भी सेम होगा। आवेश को यहां रखेंगे, कैसे पता करेंगे, एक छोटा सा आवेश Q नॉट को यहां रखेंगे, उसको यहां से यहां ले जाएंगे या यहां रखेंगे यहां से यहां ले जाएंगे, और जो करने में किया गया कार्य होगा इस रास्ते में, यहां से यहां ले जाने में, यहां से यहां ले जाने में जो काम करना पड़ेगा, हम मान लेते हैं कि वो W है और क्या ले जा रहे थे, Q नॉट को। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि विभव ही है, जैसे पैसे में अंतर है तो पैसा ही आएगा ना। मैं कहूँ मेरे पास 100 रुपए हैं और किसी के पास 50 रुपए हैं, तो हम दोनों के पैसे में अंतर कितना हुआ, 50 रुपए। रुपए ही होगा ना, मात्रक तो रुपया है। मान लेते हैं कि एक बोरी में 50 किलो अनाज है, एक बोरी में 30 किलो अनाज है, तो दोनों के बोरियों में अंतर कितना आ रहा है, कितने का, 20 किसका, किलो का, 20 किलो क्या, अनाज, ठीक है। तो सेम चीज का अंतर है ना, अंतर जो आ रहा है उसका मात्रक चेंज नहीं होता, तो मात्रक क्या होगा बेटा, वोल्ट ही रहेगा। तो विभवांतर इस प्रकार से आप देख सकते हैं, सेम चीज लिखा है, VB माइनस VA लिखिए या VA माइनस VB। मैंने आपको बताया ना, इसके सापेक्ष इसका लिखेंगे तो फिर पलट जाएगा, इसके सापेक्ष इसका लिया हमने VA माइनस VB, तो इस प्रकार से। तो दो पॉइंट आप मान सकते हैं, इस प्रकार से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। टाइम थोड़ा कम है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि वन शॉर्ट रिवीजन है और काफी लंबा चैप्टर है, ये बहुत लंबा चैप्टर है। इसमें दो चैप्टर मिक्स किए गए हैं। स्थिर वैद्युत विभव एक अपने आप में बड़ा चैप्टर है, उसके बाद धारिता जो संधारित्र वाला है पोर्शन, वो अपने आप में अलग है। बहुत सारी बुक में दोनों चैप्टर को अलग अलग रखा गया है क्योंकि सच में ये बहुत बड़े चैप्टर हैं अपने आप में अलग अलग, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव में संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके बोर्ड में इस पर आपको एक क्वेश्चन या न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। इस टॉपिक पर आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है बच्चा। और ये फॉर्मूला बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 2-3 रूपों में इसको फॉर्मूले को लिखा जाता है, अभी दिखाता हूं मैं किस किस तरह से। तो लिखा है विद्युत क्षेत्र एवं विभव में संबंध क्या है। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध अगर मुझे बताना है तो कैसे निकाल सकते हैं, मतलब कि एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव अगर मुझे निकालना है, मान लेते हैं यहाँ पर विभव V है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में कहूँ कि धनात्मक आवेश लिया तो विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं E है, तो इन दोनों में संबंध क्या है, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर मुझे निकालना है या आगे पीछे करके निकालना है तो कुछ संबंध होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर मैं एक दूसरे पॉइंट पर जाऊं तो कुछ ना कुछ संबंध आना चाहिए ना, विभव में कितना परिवर्तन आएगा। मान लीजिए कि मैं यहां पर था पहले से, पहले पॉइंट पर, ठीक है। अब ये मैं दूसरे पॉइंट पर ले आता हूं इसको, आवेश को, यहां से यहां आ जाता हूं, तो यहां पर जो विभव होगा वो बदल जाएगा। यहां पर V1 था, E1 था, मैं मान लेता हूं। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर E2 हो जाएगा दूसरा पॉइंट पर, और यह है V2 हो जाएगा। तो इनमें संबंध तो कुछ ना कुछ होगा ना, तो क्या संबंध आएगा, कैसे आएगा, वो बात की जा रही है। तो लिखा है किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ये छोटी सी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये परिभाषा डायरेक्ट पूछी गई है आपके एग्जाम में बहुत बार। यह एक सदिश राशि है, कौन, विभव प्रवणता कौन सी राशि बेटा, सदिश राशि होती है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जुड़ गया है, सदिश राशि रहेगी। मैं दिखाता हूं इसका जो रिलेशन आता है वो आता है E बराबर माइनस
dv बाई डी आर के। मतलब यहां पर दिखाया गया है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो विभव के साथ किस प्रकार से परिवर्तित है। जो मेन सूत्र आपको देखने को मिलता है वो ऐसा मिलता है, ये विभव लिखा है डिफरेंशियल फॉर्म में, मतलब अवकल समीकरण के रूप में लिखा है विद्युत क्षेत्र के साथ संबंध। यहां पर dv बाई डी आर जो है बच्चे, dv बाई डी आर को ही हम बोलते हैं बेटा, ये जो लिखा है ना, ये है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता जो ये परिभाषा लिखी गई है, और ये सदिश राशि होती है। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, तो जब सदिश का चिन्ह लगाएंगे तो यहां पर आप सदिश का चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ इसकी दिशा विपरीत होती है। तो ये माइनस चिन्ह क्यों लगा है? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा और विभव प्रवणता की दिशा दोनों की दिशाएं अलग अलग होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा आगे की तरफ, तो विभव प्रवणता की दिशा पीछे की तरफ होगी। क्लियर है? चलिए, अब विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में संबंध ये हमने अभी लिखा, माइनस dv बाई डी आर। ठीक है, ये सदिश राशि, इसलिए मोटी चीज, अगर कोई चीज बोल्ड में लिखी है तो वो सदिश है। ठीक है, या तो सदिश का चिन्ह लगा होगा या तो उसको बोल्ड में लिख देगा। बोल्ड मतलब बड़े मोटे अक्षरों में। ठीक है, इसके अनुसार विद्युत क्षेत्र का मात्रक आप देखेंगे तो वोल्ट प्रति मीटर है, क्योंकि v का मात्रक वोल्ट, r का मात्रक मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर, e का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, यहां से निकाल सकते हैं। अब इस चिन्ह में, इस सूत्र में जो ऋणात्मक चिन्ह है, अच्छा इसका डेरिवेशन मैं करवाऊंगा डेरिवेशन वाली क्लास में, फिलहाल हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा निकलेंगे। इसका ऋणात्मक चिन्ह हमें बता रहा है यहां पर कि विद्युत क्षेत्र की दिशा और विभव की दिशा दोनों की, पहले तो विभव प्रवणता दोनों की दिशा विपरीत है, और इसके साथ साथ विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। मतलब कि एक आवेश यहां पर मान लेता हूं है Q आवेश, और मान लीजिए कि ये पहला पॉइंट है, इसके कुछ आगे चल के यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, इसके कुछ आगे चल के यहाँ पर तीसरा पॉइंट है। अब इस आवेश धनात्मक की वजह से विद्युत क्षेत्र की आप दिशा देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या मिलेगी बच्चे आपको? विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको मिलेगी आगे की तरफ, विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको मिलेगी आगे की तरफ। ये सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की दिशा हर बार आगे की तरफ मिल रही है कि नहीं, है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब यहाँ पर विभव अगर देखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर विभव V1 था, यहाँ पर V2 है, यहाँ पर V3 है, तो जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे हम जा रहे हैं ना, तो विभव का मान घटता जा रहा है। मतलब सबसे ज्यादा विभव का मान आवेश के सबसे पास होगा, फिर इससे कम होगा, फिर आगे घटता चला जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, विद्युत क्षेत्र भी घट रही है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटेगा। यह चीज हमें कौन बताता है? माइनस का चिन्ह। वी आर का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ऋणात्मक प्रवणता जो है विद्युत विभव, है ना, जो विभव प्रवणता हमें निकल के आ रही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अर्थात आप देखेंगे tan थीटा बराबर v बाई ई इक्वल्स टू होता है माइनस ई के, वी बाई आर इक्वल्स टू माइनस ई के। ये वैसे आपको नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ दे सकते हैं आप, ये बोर्ड का नहीं है, बोर्ड लेवल का नहीं है, तो इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, किसी आवेश वितरण के चारों ओर अंतरिक्ष में किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। मतलब कि उसके डायरेक्शन, अगर मुझे x के डायरेक्शन, y के डायरेक्शन, z के डायरेक्शन में दिखाना है, मतलब कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से है कि वो 3D में है, 3D मतलब त्रिविमीय है, x के डायरेक्शन में भी विद्युत क्षेत्र है, y के डायरेक्शन में भी है, z डायरेक्शन में भी है, तो पूरा विद्युत क्षेत्र अगर किसी पॉइंट पर लिखना है, जैसे मैं कहूं कि इस प्रकार से, आप समझिए, ये देखिए, ये x है मान लीजिए, ये y है, और इधर मैं z मान लेता हूं। ठीक है, अब अगर कोई पॉइंट यहां पर है, ठीक है, तो इस पॉइंट P पर अगर मैं कहूं विभव E है, तो E का मतलब निकल के आ रहा है, E का मतलब निकल के आ रहा है बच्चे कि E x, y और z तीनों के साथ होगा। मतलब x में भी इसका कुछ ना कुछ भाग होगा, x डायरेक्शन में इसका कुछ मान होगा, y डायरेक्शन में भी कुछ है, z डायरेक्शन में भी कुछ विद्युत क्षेत्र है। यहां पर सिंपल सी चीज है, विभव भी इस तरह से हम निकालते हैं। विभव को भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, v बराबर v, है ना, vx, vy और vz के रूप में। क्लियर है? अब इस प्रकार से निकालेंगे तो जैसे E बराबर dv बाई डी आर था, तो Ex बराबर dvx बटा dr होगा, तो dv बटा dx हो जाएगा, dv बटा dy होगा, dv बटा dz हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, एक एक अक्ष के लिए या एक एक दिशा के लिए अगर आप निकालेंगे, पर्टिकुलर एक दिशा में आप निकालेंगे, x दिशा में कितना है, y की दिशा में कितना है, z की दिशा में कितना है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। विभव प्रवणता को, ये E जो होती है माइनस होती है विभव प्रवणता के, तो इसको आप लिख सकते हैं, विभव प्रवणता को माइनस डेल्टा V भी लिख सकते हैं। ये जो चिन्ह है, जो ये लिखा है बच्चे, E बराबर माइनस dv बाई डी आर, तो dv बाई डी आर को बेटा d बटा डी आर को हम डेल्टा लिख सकते हैं, d बटा डी आर, तो ये माइनस और वो चिन्ह जो लगा है इसको डेल्टा, और ये v लिखा है तो माइनस डेल्टा v, किसके बराबर? E बराबर। तो ये भी आप लिख सकते हैं, ये दोनों सेम चीज है, इसमें कोई अंतर है नहीं। अगर आपके बुक में ऐसा दिया है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहला वाला ही इस्तेमाल करें, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यही जरूरी है, इतना ही इनफ है। आगे चलते हैं। इसके बाद हम विद्युत क्षेत्र के कारण विभव की हम बात करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव किस प्रकार से निकाल सकते हैं? देखो, विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें विद्युत क्षेत्र भी निकालना होता है, विभव भी निकालना होता है।
पहले वाले चैप्टर में, इसके पहले वाला जो चैप्टर था वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसमें हमने वैद्युत क्षेत्र निकाला था वैद्युत द्विध्रुव के कारण। यहाँ पर विभव निकालते हैं और विभव को घुमाने में, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, इस प्रकार के, और वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, ऐसी चीजें हमें निकालनी होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव तो आपको बता रखा है क्या होता है। अल्प दूरी पर दो आवेश हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू मान लेता हूं कि दो आवेश है अल्प दूरी पर। अल्प दूरी का मान हम मान लेते हैं 2a है। तो यहां से यहां की तरफ एक इसकी एक देखो, पहली बात तो वैद्युत द्विध्रुव ये संरचना, इसको संरचना को ही वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। जब दो आवेश बराबर परिमाण के लेकिन विपरीत प्रकृति के एक अल्प दूरी पर व्यवस्थित होते हैं तो इस सिस्टम को, इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की कुछ खासियत है, जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कल भी बताया था आपको, या पिछले वाले लेक्चर में बताया था। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अगर मुझे निकालना है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है बेटा, इसको P से दर्शाते हैं। बहुत डिटेल में नहीं बता रहा है, इसको डेरिवेशन में हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी डायरेक्शन बेटा माइनस से प्लस की तरफ होती है, माइनस आवेश से प्लस की तरफ होती है, और ये सदिश राशि होती है। अदिश रूप में अगर इसका मैं मान लिखूं तो P का मान आता है, आवेश का मान, किसी आवेश का एक परिमाण ले लीजिए तो Q आवेश परिमाण है, और इनके बीच की दूरी या द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई कितना है 2a है, या आवेशों के बीच की दूरी कितना है 2a है। तो 2a आप आवेशों के बीच की दूरी बोल सकते हैं या फिर द्विध्रुव की लंबाई बोल सकते हैं, सेम है। मात्रक क्या होगा बेटा, कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम और गुणे a का मात्रक मतलब दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर। इसको C और डैश करके m लिखना, नहीं तो सेंटीमीटर पढ़ा जाएगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूं, याद रखेंगे। कूलाम मीटर को ऐसे लिखेंगे आप, C और m के बीच में डैश लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, सेंटीमीटर कोई पढ़ सकता है इसको। माफ करिएगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव यहां तक हो गया। अब विभव हमें कैसे निकालना है, विभव हम 2 पॉइंट पर निकालते हैं। पहला निकालते हैं अक्षीय स्थिति में, तो वी अक्षीय स्थिति में जब हम निकालते हैं, इसका हम डेरिवेशन करेंगे बच्चे। अक्षीय स्थिति में जब आप निकालते हैं तो ये आता है, क्या आएगा बच्चे, KP बाई आर स्क्वायर। क्या आएगा बच्चे, KP बाई आर स्क्वायर के, सही है। P वैसे यहां पर आपको सदिश की तरह दिखा सकते हैं, लेकिन अभी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, वैसे सदिश होती नहीं, ठीक है। हाँ, तो KP बाई आर स्क्वायर ये आ जाएगा। मात्रक क्या होगा, वोल्ट, सिंपल सी बात है। और इसका मात्रक हो जाएगा, दूसरा हो जाता है V निरक्षीय की बात करें, निरक्षीय की बात करें तो ये होता है 0 वोल्ट, ठीक है। 0 क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम बात कर लेंगे। अच्छा, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको जानना है। जैसे एक समान वैद्युत क्षेत्र या द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ही लिख लेता हूं मैं, है ना। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, अच्छा कहां पर, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, ठीक है। 3 पॉइंट आएंगे यहां पर। द्विध्रुव को घुमाना में किया गया कार्य क्या होता है बेटा, W बराबर होता है PE 1 माइनस कॉस थीटा। इसका सही फॉर्मूला जो होता है वो होता है W बराबर PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो अगर आप देखेंगे तो इस फॉर्मूले में क्या किया गया है, यहाँ पर थीटा 1 की वैल्यू 1 रखी गई है और थीटा 2 की वैल्यू थीटा रख दी गई है। तो जब आप वैल्यू ये पुट कर देंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे यही चीज़ मिल जाएगा आपको, ठीक है। ओरिजिनल फार्मूला ये है, लेकिन आपके जो 12th में दिया गया है वो ऊपर वाला है, क्लियर। तो वैल्यू रख दी गई है, थीटा 1 की 1 और थीटा 2 की 2 रख दी गई है। दूसरा आता है बल आघूर्ण, जो द्विध्रुव पे लगता है। बल आघूर्ण, द्विध्रुव पे लगने वाला जो बल आघूर्ण है वो क्या होगा, उसको हमें पूछा जाता है। तो टॉर्क जिसको हम बोलते हैं, ये भी सदिश राशि है वैसे, ठीक है। जो बल आघूर्ण लग रहे कार्य अदिश राशि होती है, ठीक है। इसका मात्रक जूल, जूल को कैपिटल J से हम लिखते हैं। अच्छा, बल आघूर्ण जब हम निकालते हैं तो बल आघूर्ण क्या होता है बेटा, टॉर्क है, और टॉर्क बराबर होता है P क्रॉस E के। अब ये कैसे आता है, अगर ये जानना है तो ये हम जानेंगे लाइव क्लास जो होगी, मैराथन क्लास रखेंगे या जो भी लाइव क्लास है उसमें हम जानेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे, इसको अगर हटाएंगे तो यह आ जाएगा PE साइन थीटा के, ठीक है। इनके बीच में जो कोण है P और E के बीच का कोण,
साइन थीटा के साथ इस तरह से आ जाता है। इसका मात्रक होता है बेटा न्यूटन इंटू मीटर के, ठीक है, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इस तरह इसका मात्रक आप याद रखेंगे। लास्ट है द्विध्रुव की ऊर्जा, ठीक है, द्विध्रुव की ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एक्चुअली, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसको हम U से बोलते हैं, और U बराबर होता है बच्चे माइनस PE cos थीटा के। इसका भी प्रूफ हमें करना है, प्रूफ करेंगे, और ऊर्जा है तो इसका मात्रक भी क्या होगा, जूल होगा, J से लिखते हैं। क्लियर है? तो बेसिक सी चीज है, ये जो डेरिवेशन, ये तीनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला हो, दूसरा हो या तीसरा हो, द्विध्रुव से रिलेटेड तीनों डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहां तक कि विभव जो निकाला जा रहा है ना, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहां पर ये बन जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस चैप्टर के अंदर, याद रखेंगे सभी बच्चे, डिस्कस करेंगे हम लाइव क्लास में, डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा समविभव पृष्ठ की बात करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु पर विभव समान हो। पृष्ठ मतलब एरिया की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, है ना। तो एक ऐसे क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, एक ऐसे एरिया की बात कर रहे हैं, एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं, एक ऐसे पृष्ठ की बात कर रहे हैं जिसके हर एक बिंदु का विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसा पृष्ठ जिसके या जिस पे, या ठीक है, जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव या विभव, ठीक है, क्योंकि हम वैद्युत विभव ही पढ़ रहे हैं, विभव एक समान होता है, ठीक है। इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि किसी पृष्ठ के, या ठीक है, समान विभव वाले बिंदुओं का बिंदु पृष्ठ, ठीक है, बिंदु पथ समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो इसकी दूसरी परिभाषा जो है वो लिखाई है, ये एक परिभाषा मैंने लिख दी। अच्छा, ये काल्पनिक भी होता है कई बार, ठीक है। अब याद रखिएगा, एक नोट पॉइंट मैं आपको बता दूं, इसमें नोट पॉइंट जो आपको सबको याद रखना है, और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में, सभी चालकों का पृष्ठ, जितने भी चालक होते हैं सभी चालकों का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। क्या होता है? समविभव पृष्ठ होता है। तो ये बेसिक सी चीज है जो आपको एक याद रखनी है, छोटी सी चीज है, नोट करके इसको रखिएगा। जितने भी चालक होते हैं, आवेशित चालक की बात करें, अगर उस पर आवेश है तो उसका पृष्ठ जो होगा समविभव पृष्ठ होगा। समविभव पृष्ठ की एक और खासियत होती है कि समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य जीरो होता है, ठीक है। अब इसको समझते थोड़ा सा भी समझाता हूं मैं। समविभव पृष्ठ की परिभाषा अगर आपको यहां से लिखनी है तो फटाफट से लिख सकते हैं कि दिए गए आवेश वितरण के लिए, मतलब किसी पृष्ठ पर कहीं पर आवेश अगर फैला है किसी क्षेत्रफल में, तो जो समान विभव वाले जो बिंदु हैं उनका बिंदु पथ, ठीक है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। सिंपल सी बात है ना। अच्छा, समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। अगर कई सारे समविभव पृष्ठ है तो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, एक ही बिंदु पर विभव के दो मान हो जाएंगे, ठीक है, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। तो एक ही पॉइंट पर दो विभव के मान कैसे हो सकते हैं? एक पॉइंट पर कोई एक विभव का मान होगा, और हम तो जानते हैं अगर दो आवेशों के कारण अगर प्रभाव आ रहा होगा तो उसको जोड़ लेंगे ना उस बिंदु पर। अलग अलग थोड़ी कहेंगे कि इस आवेश की वजह से Q1 के कारण अलग विभव आएगा, Q2 के कारण अलग। उस पॉइंट पर Q1 और Q2 के कारण रिजल्टेंट कितना आएगा ये निकालते हैं हम, ना कि ये हम निकालते हैं कि Q1 के कारण कितना है, Q2 के कारण कितना है। हम बोलते हैं नेट कितना है, ठीक है। अच्छा, समविभव पृष्ठ सदैव विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के लंबवत होता है। इसका चित्र मैं आपको दिखा देता हूं, समझ में आ जाएगा। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है शून्य होता है। तो आप देखेंगे समविभव पृष्ठ पर जो किया गया कार्य है, ठीक है, VB माइनस VA का, जैसे मैं बात करूं कि मान लीजिए कि एक समविभव पृष्ठ है, ठीक है। समविभव पृष्ठ को मैं यहां पर ऐसे बनाऊं अगर थोड़ा सा, जैसे मैं कहूं कि एक आवेश Q में लिख दूं यहां पर, ठीक है। अब इससे निश्चित दूरी पर एक मैं अगर यहां पर
इस प्रकार से मैं कहूँ कि एक गोला है बच्चे, ये गोला आप मान लीजिएगा कि है, नहीं दिख रहा है फिर भी आप थोड़ा सा माने कि गोला मैं बना रहा हूँ, चलिए इसको तो मान लेके ठीक है। अब ठीक है, ऐसा मानते हैं। अब इसकी जो दूरियां है ना, इस पॉइंट से यहां तक की सभी दूरी मान लेते हैं आर 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 और आर है, तो सभी दूरियां हैं। अब इस पॉइंट 4 पॉइंट को देखते हैं, सिंपल सा 4 पॉइंट को देखते हैं। ये विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हैं, विद्युत क्षेत्र जा रही हैं, और जो ये काल्पनिक व्हाइट गोला खींचा है यही समविभव पृष्ठ होगा। ठीक है, समविभव पृष्ठ मतलब अब जानते हैं कि v जो होता है वो बराबर होता है के क्यू डिवाइड बाई आर के। अब क्योंकि v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r के है, और r सबके लिए अगर सेम है, r सबके लिए सेम है, अगर ये r दूरी पर यहाँ पर देखेंगे तो विभव क्या होगा, मान लेते हैं v है, तो इस r दूरी पर भी इस आवेश के कारण कितना होना चाहिए v, इस r दूरी पर भी कितना होगा v, इस r दूरी पर भी कितना होना चाहिए v, मतलब हर एक पॉइंट पर कितना है, हर एक पॉइंट पर कितना है, इस गोले के पृष्ठ पर हर एक पॉइंट पर कितना है, v है। तो ये सभी बिंदुओं का अगर मैं बिंदु पथ बनाऊं, ये बिंदु पथ जो बना लिया हमने, ये व्हाइट वाली जो लाइन दिख रही है क्या है, बिंदु पथ, और बिंदु पथ को हम क्या कहेंगे, ये समविभव पृष्ठ बना रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा है, अगर मैं इस पॉइंट को मैं कहूं कि ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है। ठीक है, अब अगर कोई एक आवेश रखा है, यहां पर ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई आवेश है, इस आवेश को मैं कहूं कि यहां पर एक आवेश Q था। ठीक है, Q है। अब इस आवेश को Q को उठा के मैं यहां पर अगर ले आके रखता हूं, तो इसके आवेश में कोई आवेश को उठा के यहां रखा, तो आवेश को जब ले आके रखा हमने तो विभव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब डेल्टा जो V है इसका मान 0 आया। और आप जानते हैं विभवांतर जो होता है वो बराबर होता है W बटा Q नॉट के, मतलब W बराबर हो जाएगा डेल्टा V इंटू में Q नॉट के। तो जो कार्य आएगा डेल्टा V का मान 0 है, तो Q नॉट, अगर मैं आवेश को Q नॉट बोलूं, Q नॉट आवेश को ले आ रहा था, तो आप देखेंगे कितना मिलेगा, मान कितना मिलेगा, 0, तो 0 जूल, मतलब कोई कार्य नहीं किया गया, क्योंकि जिस विभव से उठाया था उसी विभव पर रख दिया, तो ये 0 हो गया। इसको डिटेल में पढ़ लेंगे ना, हम पढ़ना है हमें आगे। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे। समविभव पृष्ठ को एक बार समझा दूंगा मैं लाइव क्लास में, अभी बस आपको परिभाषा याद रखना है और इसके पॉइंट जो इंपॉर्टेंट गुण है वो याद रखना है। दोनों पॉइंट पर विभव बराबर है, इस वजह से पूरा जो डेल्टा वी है, ये डेल्टा वी है ना, क्यू लिखा है और डेल्टा वी, तो 0 आएगा। आगे चलते हैं, समविभव पृष्ठ को अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं ये समविभव पृष्ठ इस तरह से भी हो सकता है। अगर कहीं से विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र आ रही है, तो ये तल जो खींचेंगे काल्पनिक, ये समविभव पृष्ठ बताएंगे, ये भी समविभव पृष्ठ है, ये भी समविभव पृष्ठ है। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा ही दिया कि हर एक पॉइंट पर, चाहे यहाँ पर आप चेक करिए, चाहे यहाँ पर चेक करिए, चाहे यहाँ पर चेक करिए, समान दूरी पर आप चेक करेंगे तो 0, इस वाली दूरी पर चेक करेंगे तो 0, और बड़ी दूरी लेके अगर एक काल्पनिक पृष्ठ खींचेंगे तो वहां पर भी 0। अगर कोई सिलेंडर का, जैसे एक तार है, ठीक है, इस पर अगर आवेश दिया गया है, तो इसके लिए समविभव पृष्ठ कैसे बनेगा, इसके लिए सिलेंडर जैसा बनेगा, मतलब यहां से सिलेंडर से इसको अक्ष मानेंगे और मान लेते हैं r दूरी पर काल्पनिक, और यहां पर भी आप r दूरी पर ऐसे काल्पनिक इस तरह का एक पृष्ठ मानेंगे, और ये जो पृष्ठ बनेगा ये सिलेंडर की तरह बनेगा, सिलेंड्रिकल, और हर एक पॉइंट पर जो विभव होगा यहाँ पर और यहाँ पर, ये सब क्या होंगे बच्चे, समविभव पृष्ठ बनाएंगे। तो एक सिलेंड्रिकल, ठीक है, बेलनाकार समविभव पृष्ठ ये बनाएंगे जब रेखीय आवेश होगा। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। स्थिर वैद्युत, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत की पढ़ रहे हैं, तो स्थितिज ऊर्जा क्या है, वैद्युत आवेशों के निकाय के कारण एक पॉइंट पर अगर मुझे एक बिंदु पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो क्या होगी, या निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो क्या होगी। तो इसको समझते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए कि एक आवेश है, ठीक है, या हम कहें कि एक आवेश यहाँ पर Q1 है और कुछ दूरी पर एक आवेश रखा है, मान लेते हैं Q2। इन दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, मान लेते हैं दोनों धनात्मक है, इसको एक निकाय बोलते हैं। इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं कितना बेटा, r है। तो जो स्थितिज ऊर्जा होगी, इनको देखो, इस निकाय को बनाने में, मतलब ये आवेश पहले यहां थे नहीं, तो आप ये मानिए या पहले से भी थे, तो ऐसा सोचिए कि एक आवेश को कहीं से, मान लीजिए कि एक आवेश पहले से फिक्स था, दूसरे आवेश को मान लीजिए कि अनंत पे था, उस आवेश को, इस आवेश को अनंत से लाके यहां पर रखने में कुछ काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए ऊर्जा लगेगी। तो जो काम हमने किया ना, काम करके जब आवेश को यहां रखा, तो वो काम इस आवेश के पास या इस निकाय के पास एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो निकाय की, इस निकाय की, अगर मैं इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा में लिखूंगा, स्थितिज ऊर्जा बच्चे लिखूंगा, तो आएगा U बराबर K Q1 Q2 डिवाइड बाई दूरी कितना है, R दूरी पर रखने में, जिसको आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे में Q1 Q2 डिवाइड बाई R के।
तो इस प्रकार से लिखते हैं। और मात्रक क्या होगा बेटा, जूल होगा, सिंपल सी बात है, मात्रक क्या होगा, जूल होगा। अगर एक धनात्मक होता है एक ऋणात्मक होता है तो ऋण चिन्ह आ जाता है, एक प्लस होता है एक माइनस आवेश होता है तो प्लस माइनस, ठीक है। इस प्रकार से याद रखेंगे। स्थितिज ऊर्जा को हम यू से दिखाते हैं और जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप देखेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को यहाँ पर दिखाया गया है, बताया गया है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी दिए गए आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जैसे कि मैंने बताया, उस आवेश की उस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। विभव को स्थितिज ऊर्जा के पदों में इस प्रकार से लिखते हैं, W बटा Q था तो W को हम, क्योंकि कार्य का मात्रक भी जूल, इसका मात्रक भी जूल, जो किया गया कार्य है वही उस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी उस आवेश की। और ये आ जाएगा इस प्रकार से फॉर्मूला। तो U बराबर आप लिख सकते हैं QV के, ठीक है। V क्या है, विभव, Q क्या है, आवेश, यहाँ से, ठीक है। दो आवेश के निकाय के लिए हम लिखेंगे तो ये अभी आपको दिखाया किस प्रकार से फॉर्मूला बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर K बराबर K है यहाँ पर, और CGS में जब हम लिखेंगे तो Q1 Q2 बटा R बचेगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसा कि अभी आपको ये वाला हमने दिखाई दिया था। नेक्स्ट चलते हैं धारिता। अच्छा, बहुत सारे अगर पॉइंट होंगे तो क्या होगा, क्योंकि ऊर्जा जो है अदिश राशि है तो सबको जोड़ लेंगे, गिनती की तरह, जोड़ की तरह जैसे जोड़ते हैं। अगर बहुत सारे आवेश होंगे तो अब दो आवेशों को दो आवेशों को जोड़ लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर एक आवेश है, यहाँ पर एक आवेश है और यहाँ पर एक आवेश है, मान लेते हैं ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। इसके बीच की दूरी मैं मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी R13 है। इसके बीच की दूरी मैं कह रहा हूँ R12 है। इसके बीच की दूरी मैं कह रहा हूँ R23 है। तो सिंपल सी चीज़ है, जो स्थितिज ऊर्जा होगी पूरी निकाय की, इसकी जो स्थितिज ऊर्जा आएगी निकाय की स्थितिज ऊर्जा U, इसको आप बोलेंगे, मान लेते हैं कि इसकी वजह से ये वाला जो है 1 और 2 के कारण जो स्थितिज ऊर्जा है इसको मैं U1 बोल रहा हूँ, 2 और 3 के बीच में जो है इसको U2 बोल रहा हूँ, और 1 और 3 के बीच में जो है उसको हम U3 बोल रहे हैं। तो U बराबर जो आएगा टोटल, वो आप देखेंगे ये आएगा U1 प्लस U2 प्लस U3, और लिखेंगे कैसे, U बराबर आ जाएगा K Q1 Q2 बटा R12 प्लस आ जाएगा K Q2 Q3 बटा R23, ठीक है, प्लस आ जाएगा K Q1 Q2 बटा R13, ठीक है। इस प्रकार से, या 3-1 जो भी आपको लिखना है, जो हमने लिया था। तो ये पूरी स्थितिज ऊर्जा आ गई इस निकाय की, तो ये हमारा आंसर होगा। सिंपल सी चीज़ है, जूल में जितना भी आएगा, अगर वैल्यू दी रहेगी Q1 Q2 R की सबकी, तो हम निकाल लेंगे आंसर। आगे चलते हैं, थोड़ा सा धारिता के बारे में बात करेंगे बेटा। धारिता, क्योंकि संधारित्र के बारे में बात करना है, उससे पहले धारिता मतलब ग्रहण करने की जो कैपेसिटी है एक तरह की, ठीक है, ऐसा समझेंगे साधारण शब्दों में। जैसे एक टंकी की धारिता मैं कह रहा हूँ 5 लीटर की है, एक बाल्टी की धारिता 5 लीटर की, मतलब बाल्टी में पानी कितना आ सकता है, 5 लीटर। इसी प्रकार से जो चालक हैं या किसी वस्तु की हम बात करें, खास करके चालकों की बात करें, तो कोई अगर चालक वस्तु है उस पर हम कितना आवेश दे सकते हैं, मतलब वो चालक वस्तु कितना आवेश धारण कर सकता है, उसको उसकी धारिता कहलाएगी, उस चालक की धारिता कहेंगे हम। तो यहाँ पर धारिता जो है, कंडेंसर आपने देखा होगा, ये सब लगा हुआ चिप जो होते हैं उनमें, या जो मदरबोर्ड वगैरह होती है, टीवी वगैरह कभी खुली देखी हो, रेडियो देखा हो या चार्जर देखा हो, सब में लगा रहता है कंडेंसर। पंखे में लगा होता है, पंखे में बड़ा लगा होता है, मोटर में और बड़ा लगा होता है, ठीक है। तो कंडेंसर होता है, ये छोटे छोटे भी देखे होंगे इस तरह से, और इस तरह वाले भी देखे होंगे, इस तरह वाले भी देखे होंगे। इसको कंडेंसर बोलते हैं, ये कैपेसिटर है, ये संधारित्र कहलाते हैं, और इनकी संधारित्र धारण करने की धारिता, ठीक है। तो संधारित्र की धारण करने की जो धारिता है वो क्या है, धारिता का मतलब क्या है आप देखेंगे। तो एक चालक को आवेश देने पर इसका विभव बढ़ता है। सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि कोई एक चालक है, ये एक चालक है, ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं है। अब मैं अगर इसको आवेश देना स्टार्ट करूं, मैं थोड़ा सा आवेश दूं, मान लो पहले 1 माइक्रोकूलाम देता हूं तो इसका विभव कुछ बढ़ गया, फिर मैं इसको 2 माइक्रोकूलाम दिया तो इसका विभव और बढ़ गया, इसको 3 माइक्रोकूलाम दिया तो इसका और मान लेते टोटल आवेश मैंने इसको क्यों दिया, तो जब मैं इसको दे रहा था तो इसका विभव जो है ना वो बढ़ता चला जा रहा था। तो हमने देखा कि क्यू आवेश जब दिया हमने इसको तो इसका विभव v हो गया, तो इसकी जो धारिता होगी, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर देख सकते हैं कि Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V है, जैसे जैसे आवेश दे रहे हैं वैसे वैसे विभव बढ़ रहा है। अर्थात Q बराबर करेंगे तो एक नियतांक आएगा C और ये V, और जो C है यही चालक की धारिता है जो कि हो जाएगा Q/V, और ये चालक की धारिता का मात्रक होता है फैराड। क्या होता है बेटा, फैराड। फैराड को कैपिटल F लिखते हैं, फैराडे मत लिख देना, फैराडे साइंटिस्ट का नाम है, वो यहाँ नहीं है, ठीक है। फैराड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और ये धारिता किसकी है, इस चालक की धारिता, इस चालक की धारिता C कहलाएगी, ठीक है। अब C का मान हम निकाल लेंगे, कितना आवेश दिया और कितनी इसका विभव बढ़ा। जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि हमने मान लो 3 माइक्रोकूलाम दिया तो इसका विभव मान लेते हैं कि 0.2 वोल्ट हो गया, 0.2 वोल्ट हो गया, तो इसकी धारिता निकालेंगे तो हम निकाल सकते हैं C बराबर निकालेंगे 3 माइक्रोकूलाम मतलब 10⁻⁻6 बटे 0.2 0.2, तो इस तरह से निकाल लें। 0.2 का मतलब 1/5, 1/5 करेंगे तो यह आ जाएगा C बराबर 5 तिहाई 15 × 10⁻⁻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 ⁻
-6। 1/2 का मतलब 0.5 का 0.2 का मतलब 1/5। 1/5 होगा ना, ठीक है, नहीं होगा, होगा। तो 5 ये 15 × 10⁻⁻6 और ये फैरड आ जाएगा। क्लियर है? इस तरह से निकालते हैं। तो इसको पढ़ लेंगे और इसका मात्रा क्या है? फैरड है। आगे चलते हैं, इसका विमा वगैरह निकाल सकते हैं आप। विमा निकाल के देखिएगा कितना आता है, कैसे आता है। विमा आपको निकालना आना चाहिए, नहीं आता है तो जो हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे तो जरूर बताएंगे। वस्तु की धारिता इसे दिए गए आवेश और इसके द्वारा प्राप्त विभव पर निर्भर नहीं करती है, याद रखिएगा, ठीक है, बल्कि यह वस्तु के आकार और आकृति पर निर्भर करती है। वस्तु का आकार किस प्रकार से है, उसकी आकृति कैसी है, इस पर ज्यादा निर्भर करेगी, इसी पर निर्भर करेगी। आवेश कितना दिया गया है और विभव कितना उसका बढ़ा, इस पर निर्भर नहीं करती। क्लियर है? विलगित, विलगित मतलब जो अलग थलग है, पृथककृत है, ठीक है, जिसके साथ कोई संपर्क में नहीं है कोई चीज। जैसे ये गोला है, इसके साथ संपर्क में और कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब और कोई वस्तु इसको संपर्क नहीं कर रही है, मतलब टच नहीं कर रही है। तो अगर इस तरह का गोली चालक है कोई, तो उसकी धारिता कैसे निकालेंगे? जिसकी त्रिज्या r है। तो r त्रिज्या को अगर मैं q आवेश दूं इस r त्रिज्या वाले गोले को, तो इसका विभव हम निकालते हैं। इसकी विभव निकालेंगे तो v बराबर क्या आएगा? सतह पर इसके विभव क्या आएगा? r दूरी पर विभव आएगा v बराबर kq डिवाइड बाई त्रिज्या कितनी है? r दूरी पर, ठीक है, kq बाई r। अब हम जानते हैं कि जो v है विभव, इसको अगर मुझे लिखना है, धारिता निकालनी है, इसकी इस गोले की धारिता निकालनी है, तो हम जानते हैं c बराबर क्या होता है? q बाई v। तो v का मान रख देंगे उठा के। तो आप देखें जब v का मान रखेंगे तो v का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। तो आप देखेंगे q से q कट जाएगा और बचेगा c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और ये आपको प्रूफ करना होता है। 1 नंबर का ये सवाल पूछा जाता है कई बार, ठीक है, यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या एमपी बोर्ड, कहीं बहुत सारे बोर्ड में पूछा गया है। आप देखेंगे अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। पृथ्वी का यहाँ निकाल के दिखाया है, पृथ्वी की त्रिज्या हमें पता है, तो इसकी धारिता जब निकालते हैं तो ये आता है सिद्धांततः। परंतु सभी प्रयोग कार्य में इतनी पृथ्वी की धारिता हम क्या मानते हैं बेटा? अनंत। वैसे हम पृथ्वी की धारिता क्या माना करते हैं? अनंत। बट ये अगर निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है, लेकिन हमें मानना क्या है? अनंत। और इसका विभव हमें क्या मानना है? पृथ्वी का 0, सवाल लगाते समय या फिजिक्स में हम ऐसा माना करते हैं। अब आगे चलेंगे, संधारित्र की बात करेंगे। संधारित्र क्या होता है बेटा? जो धारिता, हमने अभी धारिता का कॉन्सेप्ट सीखा, तो हमने देखा कि आकृति और आकार पर डिपेंड कर रहा है धारिता वस्तु की, ठीक है। तो आकृति और आकार का संयोजन कुछ इस प्रकार से किया गया कि हम विद्युत क्षेत्र को लंबे समय के लिए बिना बैटरी के इकट्ठा करके रख सके आवेश के रूप में, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र को या विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करके रखने की एक युक्ति बनाई गई, जिसको हम संधारित्र कहते हैं। तो किसी भी आकृति के दो चालक जिन पर बराबर तथा विपरीत आवेश हो एवं एक दूसरे के समीप स्थित हो, मिलकर संधारित्र का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के 2 प्लेट दिख रहे हैं आपको, एक प्लेट पर धनात्मक आवेश है, एक पर ऋणात्मक आवेश है, और दोनों को पास पास रख देते हैं। इसको भू संपर्क बोलते हैं बेटा, भू संपर्क कर देते हैं, ताकि इस पर, अब देखो, इस पर धनात्मक आवेश दे रहे हैं, इस पर आएगा प्रेरण की वजह से ऋणात्मक, और इसके अंदर वाली सतह पर, अंदर वाली सतह पे क्या है? ऋणात्मक आवेश। बाहर वाली सतह पे क्या आएगा? धनात्मक आएगा। जितना ऋणात्मक इस पर है उतना ही धनात्मक। अब धनात्मक को हटाना है तो हमने भू संपर्क कर दिया, तो सारे धनात्मक जो है वो निष्क्रिय हो जाएंगे, निष्प्रभाव हो जाएंगे, भूमि में चले जाएंगे। और भूमि का भी हमने बताया कि विभव हम 0 लेते हैं और धारिता अनंत मानते हैं, ठीक है। तो कितना भी आवेश दे सकते हैं, कितना भी आवेश ले सकते हैं हम पृथ्वी से, है ना। अच्छा, संधारित्र की धन प्लेट पर उपस्थित आवेश इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। और संधारित्र की धारिता C बराबर Q बाई V, सिंपल सी चीज, वही चीज, सेम फॉर्मूला। अच्छा, अब यहां पर संधारित्र जो है वो समांतर प्लेट संधारित्र को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन संधारित्र में संचित जो ऊर्जा होती है उसको, इसका प्रूफ हम करवाएंगे। आपको अगर पढ़ना है तो आप यहां से पढ़ सकते हैं थोड़ा सा, कि अगर C को देखें CV², इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे Q बराबर क्या होता है? CV। तो एक फॉर्मूला आपके पास है, एक फॉर्मूले से तीनों फॉर्मूले आप बना सकते हैं। एक बार C का मान उठा के रख दीजिए, C का मान रखेंगे तो Q बाई V आ जाएगा। Q बाई V रख देंगे तो V पहले से यहाँ पर, ठीक है, तो Q बाई V रखेंगे, V से V कट जाएगा, ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं QV बन जाएगा। और अगर मैं V का मान उठा के रख दूं यहाँ पर, V का मान रखूंगा तो V का मान क्या आएगा बेटा? Q बाई C रखूंगा तो ये हो जाएगा Q² बाई 2C, क्योंकि V² है तो Q² बाई 2C हो जाएगा, एक C से C कट जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इस प्रकार से आप किसी भी फॉर्मूले से इन दोनों फॉर्मूले को बना सकते हैं इसका उपयोग करके, ठीक है। Q बराबर CV या C बराबर Q बाई V से, ठीक है। बैटरी द्वारा संधारित्र को आवेश करने पर जो ऊष्मा निकलती है उसका आधा भाग संधारित्र में संचित हो जाता है, ऐसे आधा भाग इतना ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। ये बेसिक सा ऐसा एक्स्ट्रा थोड़ा सा लिखा गया है, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। एक्स्ट्रा ज्ञान अगर आपको प्राप्त करने का समय है तो बिल्कुल, जो बच्चे का कॉन्फिडेंस है कि उसको याद है या कवर कर रखा है पहले से, रिवीजन कर रहा है, तो वो ये भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम दे रहे हैं यहाँ पर आपको, उसको भी आप
कंसिडर कर सकते हैं या उसको भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब प्लेटों के बीच जो होती खाली जगह होती है संधारित्र में, अब पाया गया कि कुछ ऐसे धातु होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको प्लेटों के बीच में डालने पर इसकी धारिता बढ़ जाती है। मतलब मान लीजिए कि इसकी धारिता कुछ फिक्स है, मान लेते हैं कि 10 फैराड है। अब 10 फैराड से बढ़ाना है इसको, बिना प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाए, बिना प्लेटों के बीच की दूरी कम किए। ना तो हम प्लेट का क्षेत्रफल ए हम चेंज कर रहे हैं, ना तो प्लेटों के बीच की दूरी डी को हम परिवर्तित कर रहे हैं। बस हम इसके संधारित्र की जो धारिता है ना, इसकी धारिता को बढ़ाना चाह रहे हैं। मान लो इसको हमें 15 फैराड करना है। अब 15 फैराड करने के लिए हमें क्या करना होगा? 15 फैराड का अगर मुझे बनाना है तो बिना कुछ किए हमने क्या किया, जो प्लेटों के बीच में अभी वायु थी ना, वायु को रिप्लेस कर दिया। वायु की जगह हमने कुछ ऐसा मटेरियल डाल दिया जो कि धारिता को बढ़ा दे रहा है। और वो मटेरियल जो है वो परावैद्युत पदार्थ होते हैं, परावैद्युत मटेरियल होते हैं। परावैद्युत मटेरियल दो तरह के होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। ध्रुवीय होते हैं जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अलग अलग जगह पर सिचुएटेड होते हैं या थोड़ी सी अलग अलग होते हैं। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों केंद्र इसके अलग अलग होते हैं। वैद्युत क्षेत्र अगर मैं लगाऊंगा इस दिशा में तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में थोड़े से खींचे जाते हैं, ये धन और दूर हो जाता है, ऋण और दूर, ऋण और धन खींच जाते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में इस तरह लगाएंगे तो। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर होता है धन से ऋण के प्लेट के बीच में, तो जैसे ही पदार्थ को डालते हैं खिंच जाते हैं, और खिंचने की वजह से ये एक छोटे से द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। देखो तो धन आवेश और ऋण आवेश दोनों बराबर बराबर है, तो ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, ये छोटा सा द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। और द्विध्रुव की जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या होती है बेटा? विद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण की तरफ होती है। तो एक द्विध्रुव की छोटी सी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जो प्लेटों के बीच के बाहरी विद्युत क्षेत्र को, जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की वजह से आ रही है, इसका विरोध करना स्टार्ट कर देती है। ई का विरोध कौन कर रही है? ई इनसाइड। तो विद्युत क्षेत्र घटने की वजह से धारिता बढ़ जा रही है, तो इस तरह से धारिता हम बढ़ा लेते हैं। इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर। CO2, NH3, HCl इत्यादि ध्रुवीय अणु या परमाणु से बने होते हैं, ये एक एग्जाम्पल है जिसको हम बोल सकते हैं। इनको अगर इन शॉर्ट में बोलूं तो ये जो HCl वगैरह है ना, ये छोटे छोटे द्विध्रुव हैं। क्लियर है? तो छोटी छोटी चीजें इनको याद रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ भी होते हैं। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में क्या होता है बेटा कि इसमें अध्रुवीय अणुओं, प्रत्येक अणु का सामान्य अवस्था में द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। मतलब पहले से ये खींचे नहीं होते। इनमें होता क्या है कि ये संपाती होते हैं, इनके केंद्र संपाती का मतलब कि ये एक एक के पीछे इनका केंद्र ऐसे बैठा होता है। मतलब अगर मैं कहूं कि एक रोटी के ऊपर रोटी रख दीजिए और ऊपर से देखेंगे तो आपको एक ही रोटी दिखेगी अगर दोनों रोटियां एक बराबर बनी हुई हैं तो। ठीक है, तो इसी तरह होते हैं अध्रुवीय वाले। धनात्मक और ऋणात्मक एक दूसरे के ऊपर ऐसे होते हैं कि वो अलग अलग नहीं होते। ठीक है, उनका दोनों एकदम जुड़े होते हैं। जब विद्युत क्षेत्र लगाई जाती है तब जाके धन और ऋण थोड़े से दूर होते हैं। तो इस तरह के होते हैं अध्रुवीय। ध्रुवीय जो होते हैं वो पहले से देखो थोड़े थोड़े दूर होते हैं और वैद्युत क्षेत्र लगाने पर और दूर हो जाते हैं। अध्रुवीय जो होते हैं उनके धन और ऋण एक ही जगह पे होते हैं। ये धन है तो धन के पीछे ही दूसरा धन या ऋण इस तरह से बैठा होता है। ठीक है, तो ये जैसे N2 है, O2 है, बेंजीन है, मेथेन है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल्स हैं। और ज़्यादातर जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो कुचालक पदार्थ होते हैं, या जिसको हम बोलते हैं विद्युतरोधी पदार्थ। विद्युतरोधी पदार्थ ही इस प्रकार का गुण दर्शाते हैं। परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह तो नहीं होता, लेकिन वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक तरह से ध्रुवीय हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं और वैद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है, विद्युत धारा नहीं बहती लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। अब आता है बात संधारित्र की। तो समांतर प्लेट संधारित्र जो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, समांतर प्लेट संधारित्र सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, डेरिवेशन में काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, 5 नंबर तक में पूछा गया है। इसके 2 डेरिवेशन है, जब प्लेटों के बीच में कुछ ना भरा हो, जब प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा हो। जब परावैद्युत पदार्थ भरते हैं आंशिक रूप से, तो वो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफी लंबा डेरिवेशन है, मैं करवाऊंगा। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि अल्प दूरी पर 2 प्लेटें होती हैं। ठीक है, अभी जो हम दिखा रहे थे, एक पर धन आवेश देते हैं, एक पर ऋण आवेश अपने आप प्रेरण की वजह से यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, प्रेरण की वजह से यहाँ पर अपने आप ऋण आवेश आ जाता है, और दूसरे तरफ फिर से धन आवेश आता है। इस धन को हटाने के लिए हम इसको अर्थिंग कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये इस तरह जुड़ा है, या तो जोड़ देते हैं आगे, तो ये धन आवेश जो भी आता है वो दौड़ने लगता है। अगर नहीं जोड़ रहे हैं, परिपथ में नहीं कनेक्टेड है, तो सिंपल सी चीज यह है। ठीक है, तो और अच्छा, यहाँ पर जितना आवेश धनात्मक होता है उतना ही आवेश इस पर ऋणात्मक आएगा प्रेरण की वजह से, धन और ऋण। प्लेट का क्षेत्रफल A बोलते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी को हम D बोलते हैं, प्लेटों का बीच का विभवांतर हम V लेते हैं, और प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र को हम E बोलते हैं। अगर इस तरह की चीजें हैं तो हम जो इसका
धारिता निकालते हैं वो आती है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अगर प्लेटों के बीच में यहाँ पर वायु भरी है तो, अगर वायु का परावैद्युतांक क्योंकि 1 होता है इसलिए K का मान 1 है, नहीं तो सही फॉर्मूला इसका जो होता है, सही फॉर्मूला होता है बच्चा, ये सही फॉर्मूला होता है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। चूंकि वायु के लिए निकाल रहे हैं तो जब C वायु के लिए निकालते हैं, जब प्लेटों के बीच में वायु भरी है तो K की वैल्यू 1 हो जाती है और ये हो जाती है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। ये क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल। D क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी। यहां पर याद रखिएगा कि प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ जो भरा है वो है वायु। K बराबर K वायु के लिए कितना होता है बेटा? 1 होता है, इसलिए ये चीजें की ये इस तरह से हो जाता है। और हम मान के रखे हैं कि वायु ही भरी है प्लेटों के बीच, इसलिए ये आंसर आया है। बाकी अगर K परावैद्युतांक भरा रहेगा तो आप देखेंगे K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, सिंपल सी चीज है और इसको आप इस प्रकार से रिलेट भी कर सकते हैं। तो बेसिक चीजें हैं। जो धारिता होती है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और जो प्लेटों के बीच की दूरी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है या व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब जितना पास प्लेट आएंगी उतनी ज्यादा धारिता बढ़ेगी, जितनी पास प्लेट रहेंगी एक दूसरे के पास, जितनी ज्यादा पास में रखी जाएगी उतनी ज्यादा धारिता उच्च होगी। और प्लेट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा और जितनी चौड़ी प्लेट होगी उतनी ज्यादा वैद्युत या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, और इसका मान प्लेटों पर आवेश और विभवांतर पर निर्भर नहीं करता है, विभवांतर और आवेश पर निर्भर नहीं करता है। संधारित्र का ही यह कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था कुछ देर पहले कि जो धारिता होती है वो विभवांतर या विभव पर या फिर हम बात करें आवेश पर निर्भर नहीं करता है, आकृति और आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, किस प्रकार से उसकी आकृति है या क्या उसका आकार है उस पर डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं उसका लाइव एग्जांपल कि यहाँ पर दे रखा है। अच्छा, अब संधारित्र का संयोजन हमें पूछा जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स इस पर पूछे जाते हैं, इतने ज्यादा नहीं लेकिन आ जाएंगे तो ये आप कर भी लेंगे, है ना, इतनी उम्मीद है कि आप कर लेंगे। समांतर जब प्लेट संधारित्र को श्रेणी क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में होता है कि जो बैटरी लगी है वो मान लेते हैं कि ये पहला पॉइंट है, फिर ये आएगा दूसरा पॉइंट, यहां आएगा कोई तीसरा पॉइंट और यहां आएगा चौथा पॉइंट। तो जो बैटरी लगी है ना बेटा वो लगी है पहले और चौथे पॉइंट के बीच में, मतलब V विभवांतर है पहले और चौथे के बीच में। ठीक है, ये V है। अब लेकिन पहले जो संधारित्र जुड़ी है वो पहले और दूसरे के बीच में जुड़ी है, तो हमने मान लिया इसका विभवांतर V1 है, इसका V2 है, इसका V3। तो यहां से यहां तक कुल कितना होगा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि V ही तो जुड़ा है, इसी की वजह से विभवांतर आ रहा है। तो हम V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 कर लेते हैं और Q बराबर हम जानते हैं कि CV होता है, तो यहां से हम V का मान निकालेंगे तो V बराबर हो जाता है Q बाई C। इसी प्रकार से V1 का निकालेंगे तो Q बटा C1, V2 का निकालेंगे Q बटा C2, है ना, V3 का निकालेंगे तो Q बटा C3। तीनों का मान उठाइए यहाँ रख दीजिए और V का मान उठाइए यहाँ रख दीजिए। Q से Q कट जाएगा क्योंकि यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q कॉमन लेके कट जाएगा, बचेगा क्या? C बराबर या 1 बटा C इक्विवेलेंट बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। इस प्रकार से होता है। इसको डिटेल में अगर पढ़ना है मैं आऊँगा करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र या समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में आप देखेंगे कि वोल्टेज सेम रहेगा क्योंकि सभी दो पॉइंटों के बीच में ही जुड़े हैं। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इसी के बीच में सारे जुड़े हैं। मतलब पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच का जो विभव है यहां से यहां तक का वो टोटल आप देखेंगे V वोल्ट ही है। लेकिन यहां पर जो आवेश जा रहा है वो आवेश अभी यहां से बैटरी से कितना निकला था? Q जाके इधर पहले वाले मान लेते हैं कि इसमें जो C1 है और ये C2 है, ये C3 है, तीनों में अलग अलग आवेश जा रहे हैं। इसमें चला गया Q1 आवेश, इसमें Q2 आवेश, इसमें Q3 आवेश। तो ये तीनों आवेश फिर से आके जुड़ेंगे यहाँ पर और फिर से मिल जाएगा और ये Q बन जाएगा। अर्थात यहाँ पर इस बार क्या हो रहा है? Q बराबर हो रहा है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो सिंपल सी बात है, तीनों आवेश अलग अलग हैं। फिर से Q बराबर CV फॉर्मूला लगाएंगे तो Q बराबर CV हो गया या Q इक्विवेलेंट बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V, और ये Q1 बराबर हो जाएगा C1V, Q2 बराबर हो जाएगा C2V और Q3 बराबर हो जाएगा C3V के। यहाँ पर देखेंगे V सब में कॉमन है, कट जाएगा, बचेगा क्या? C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, C इक्विवेलेंट या तुल्य धारिता जो हमें निकल के आती है तीनों की वो इस प्रकार से आती है। 3 से ज्यादा जुड़ी होंगी तब भी ऐसी जोड़ेंगे, आगे जोड़ते चले जाइए। 10 हो तो C4 C5 C6 जितने भी होंगे जोड़ लेंगे। ठीक है, अब इस संयोजन में आप देखेंगे आवेश एवं ऊर्जा का वितरण धारिता के अनुपात में होता है। जिसकी जितनी धारिता होगी उतना उसके पास आवेश जाएगा। तो सिंपल सी बात है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C और U भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। जितनी ज्यादा धारिता उतनी ज्यादा उसकी ऊर्जा होगी। सिंपल चीजें, इतना ज्यादा टफ है नहीं। अगर आप देखें सिलेबस के दृष्टिकोण से तो हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। बस एक छोटा सा पॉइंट है जो कि है वन डिग्राफ जनरेटर। तो वन डिग्राफ जनरेटर है, ये जो जनित्र है, इसको अगर हम देखें तो एक तरह का ये जुगाड़ है कि किसी भी धनात्मक कण को
आवेशित धनात्मक आवेशित कण को और ऊर्जावान कैसे बनाया जाए। तो कण को ऊर्जावान बनाने का एक तरीका है, ठीक है, या ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करने का एक तरीका है। माफ करिएगा, कण को ऊर्जावान बनाने का तरीका नहीं है, यहां पर इसके माध्यम से हम ज्यादा हाई वोल्टेज जनरेट कर पाते हैं। एक संधारित्र का जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर लगा करके हम यूज करते हैं। अभी कॉन्सेप्ट कुछ देर पहले पढ़ाया था कि जो विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या r है, इसके लिए हमने लिखा था कि इसकी जो धारिता होगी c बराबर होती 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के, मतलब कि c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r है। जितनी बड़ी त्रिज्या होगी या जितना बड़ा आकार होगा उतनी ज्यादा धारिता होगी। इसी कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है, इसी कॉन्सेप्ट पर बनाया गया बेटा क्या, वान डी ग्राफ, ठीक है। तो वान डी ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है यही है, कुछ ऐसा सही कॉन्सेप्ट है। तो यह एक विद्युत उत्पादन मशीन है, मतलब काफी हाई वोल्टेज यहाँ पर जनरेट होता है पृथ्वी के रेस्पेक्ट में। अब पृथ्वी का जो हम जानते हैं वोल्टेज जो होता है पृथ्वी का, हम मानते हैं कितना मानते हैं बेटा, पृथ्वी का वो मानते हैं 0, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसके साथ ही आएगा। पृथ्वी का 0 है, अब पृथ्वी के सापेक्ष हम इस पर आवेश देते जाएंगे एक चालक पर, और पृथ्वी के सापेक्ष देखेंगे विभवांतर कितना है। तो विभवांतर लगभग मिलियन में आ जाता है, 10 मिलियन के आसपास, मिलियन वोल्ट के आसपास का विभवांतर हम जनरेट करते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है, लगभग 10 मिलियन वोल्ट तक हम विभवांतर उत्पन्न करते हैं। किसके सापेक्ष, विभवांतर अंतर की बात करें तो किसके सापेक्ष, पृथ्वी के सापेक्ष। पृथ्वी का 0 है और एक चालक गोले पर हम आवेश डालते जाते हैं और विभव बढ़ता जाता है। लगभग कितना हम कर सकते हैं, 10 मिलियन वोल्ट के आसपास। और ये रचना 1931 में की थी, जिनका नाम था वान डी ग्राफ, और इन्हीं के नाम पर लिखा है वान डी ग्राफ जनित्र, ठीक है। वान डी ग्राफ नहीं है जनरेटर, एक तरह का जनरेटर है, विद्युत जनरेट करने वाला ना, इसीलिए इसको विद्युत वान डी ग्राफ जंत्र बोला जाता है। अब इसका चित्र देखेंगे, एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी पिक्चर बच्चे, एनसीईआरटी। मैं काफी तेज बोल रहा हूं, रीजन स्पीड तेज रखने का, क्योंकि चैप्टर ही बहुत बड़ा है। अब इतना तेज नहीं बोलूंगा मैं तो नहीं हो पाएगा। आपको अगर लगता है तो अब 2 बार इस लेक्चर को देख लीजिएगा बच्चे, जिसको परेशानी हो रही है। अच्छा, लेक्चर देख तो रहे हो, थोड़ा सा शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके रखो यार। इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, गले फाड़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा हमें भी मजा आना चाहिए, थोड़ा सा, है ना। थोड़ा सा मेहनत हम भी कर रहे हैं, आप अगर कर रहे हैं तो हम भी तो कर रहे हैं, है ना। आपसे कम नहीं कर रहे हैं बच्चे, आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो ये देख सकते हैं एक बहुत बड़ा गोला है, इसका हम पृथ्वी के सापेक्ष देखते हैं। ये देखो भू संपर्कित धातु है, तो भू संपर्कित धातु है मतलब पृथ्वी के सापेक्ष यहाँ पर वोल्टेज कितना हो गया, 0, और यहाँ पर वोल्टेज कितना हो गया, हाई वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर हाई वोल्टेज हो गया, हाई वोल्टेज डिफरेंस हम पैदा करते हैं, हाई वोल्टेज डिफरेंस पैदा कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, पृथ्वी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसका विभव 0 है। इसका हम विभव जितना चाहे बढ़ा ले, कैसे बढ़ा रहे हैं, यहां से आवेश दे रहे हैं और यहां पर इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। तो एक ब्रुश होता है जहां से आवेश दिया जाता है, और एक ब्रुश होता है जो कि धातु से टच होता है, और इस पर आवेश जैसे टच होता है वो चला जाता है कहां पर, सतह पर फैल जाता है चालक के। तो चालक के सतह पर आवेश बढ़ता चला जा रहा है, मतलब विभवांतर बढ़ता चला जा रहा है, किसके सापेक्ष, पृथ्वी के सापेक्ष। और हम चाहें तो इसको फिर यूज कर सकते हैं किसमें, विद्युत के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसकी कार्यप्रणाली जो है इसकी, आप एनसीईआरटी या आपके कोई भी बोर्ड की बुक है, बोर्ड की कोई भी बुक है, कोई भी बुक देख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। जो भी कार्यप्रणाली लिखी है वो गलत नहीं है, सब में सही है। सारी बुक्स देखने के बाद, चाहे नूतन हो, चाहे वो शिवलाल हो, चाहे वो नवीन हो, चाहे जो कोई भी हो, ठीक है, किसी भी बुक में आप देखेंगे, मैं कहूँगा एनसीईआरटी में देख लीजिए, आराम से 1 पेज का है, आराम से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, और इसको याद रखिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद रह जाएगा अपने आप, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा बट, ठीक है। तो इस लेक्चर में यहीं तक था, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपके जो डाउट्स है या जो आपका रिवीजन है इस चैप्टर का हो गया होगा, और डाउट्स आपके बहुत सारे खत्म हो गए होंगे। डिटेल में इसको पढ़ना बाकी है, डिटेल में मतलब इतना डिटेल में नहीं, लेकिन डिटेल का मतलब हम इसके अभी डेरिवेशन करेंगे, इसके एमसीक्यूज करेंगे, इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, ठीक है। मैराथन क्लासेस वगैरह लगेंगी, तो उसमें सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर से आपसे मुलाकात होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आए, और ऐसे ही हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। लाइक करिएगा अगर पसंद आए तो, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ पसंद और ज़्यादा अगर आए तो, और सब्सक्राइब करके रखिएगा अगर इसी तरह के अच्छे वीडियोस या 1 शॉट रिवीजन आपको चाहिए, या फिजिक्स की तैयारी आपको बोर्ड के लिए करनी है तो, ठीक है। भूलिएगा मत। तब तक के लिए बाय बाय।